क्यों माँ? क्या इसलिए तुमने मुझे यहाँ लाया? मैं क्या क्या लिख कर लाई और क्या क्या पूछ बैठी। मेल मरवतुर पहले पहले आने वाले हर शख्स के मन में यह भाव पैदा होता ही है। मैं जैसे ही उस कमरे को लांघ कर बाहर आई, तुरंत याद आया कि उस पर्चे में लिखे एक भी प्रश्न मैंने नहीं पूछा। अब पता नहीं मैं कब यहाँ वापस आने वाली हूँ। मैंने यह अवसर खो दिया था। तुरंत मैंने बाहर खड़े हुए उस व्यक्ति से पूछा कि कुछ खास चीज़ मैं पूछना भूल गई, क्या फिर से मैं पूछ सकती हूँ? उन्होंने कहा, नहीं, फिर कभी कोशिश कीजिएगा, इस बार नहीं। आइए चलिए। दवा के बारे में पूछने का दुख नहीं था, पर क्या पूछना है भूलकर कुछ और पूछ कर आ गई। यही विषय मेरे मन को कचोट रही थी। बाहर आते ही दोस्तों ने पूछा, क्या पूछा? उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा, अरे कुछ भी नहीं पूछ पाई। उन्होंने क्या कहा यह भी समझ नहीं पाई। उन सब ने घोर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम तो अंदर 17 मिनट तक रुकी हुई थी, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा, कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उन सब की बारी आने लगी और सभी अपनी अपनी जो भी चीज़ थी स्पष्टता के साथ पूछकर समझकर बाहर आ गए। सब एक दूसरे से कह रहे थे, मैंने ये पूछा, मैंने वह पूछा, मैंने ये कहा। मैं सोच रही थी कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, पता नहीं वापस कब आऊँगी। यही सब सोच रही थी कि तब तक लोगों के बीच खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अरे अम्मा निकल रहे हैं, अम्मा निकल रहे हैं। देखा तो अम्मा निकल कर अपने कमरे की ओर जा रही थी। फिर हम सब मंदिर में चारों तरफ घूमकर देखे और मैं वापस आ गई। मेरे मन में एक ही बात दौड़ रही थी। हर एक को अपना उत्तर मिल गया था। मैं ही एक बेवकूफ़ की तरह वापस आ गई, जिस बारे में सोचा भी नहीं। उस पैर के ज़ख्म के बारे में पूछा। बहुत सारी दूसरे मुख्य बातों को तो पूछना ही भूल गई। घर वापस जाकर जब माँ से मैंने यह सारी बातें बताई तो मेरी माँ ने पूछा, क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा? मेरी माँ की यह बात तो मुझे कुछ अटपटी सी लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों यह पूछा। पर इसके 2 वर्ष बाद कुछ ऐसे हालात सामने आए जिससे मुझे समझ में आया है कि माँ ने क्यों ऐसे बात मुझसे पूछी थी। मेरी माँ के बारे में यहाँ मैं कुछ बता दूँ कि वह एक आरोप सरकारी आरोग्यशाला में कार्यरत रही थी। मेरी माँ ने मदुरै में अपने कार्यरत आरोग्यशाला में चर्म रोग विशेषज्ञ से मेरे लिए सलाह ली थी। कुछ वर्षों तक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया, बहुत दिनों से मैं तुम्हारा उपचार कर रहा हूँ, पर कुछ होता नहीं दिख रहा। किसी किसी को यह अंत तक साथ ही रहता है, इसलिए अब तुम इस पर नित प्रतिदिन नारियल का तेल लगाकर गुजारा कर लो। वह जख्म घटता बढ़ता रहता था। मैंने अम्मा द्वारा बताई गई सारी बातों का विवरण मेरी माँ को बताया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम इतनी दूर जाकर पूछकर आई हो, जैसा उन्होंने कहा नीम का तेल और दूसरा उपचार करो। मेरी माँ अम्मा के कहे अनुसार सारी दवाओं को तैयार की और मुझे देती थी। जो जख्म 22 वर्षों में ठीक नहीं हुआ और जो लगातार मेरी 6वीं कक्षा से चलता आ रहा है, वह 10 दिन में ठीक हो गया। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। अब मुझे समझ में आता है कि मेरे लिए अम्मा ने पहला काम मुझे दर्द भरे जख्म से छुटकारा दिलाया, पर यह सब मुझे बाद में समझ आई। जब भी मेरी माँ
मेरी हाल पूछती। मैं कहती थी कि सब ठीक लग रहा है। इस बीच करीब 2 साल बाद 1983 में मेरी माँ बहुत बीमार पड़ी। उन्हें अस्पतालों में दिखाने के बाद एक अस्पताल में दाखिल करवाया। वहाँ अस्पताल में डॉक्टर ने पूछा, अरे क्यों आप लोग इतने दिनों से चिकित्सा नहीं किए? डॉक्टर के बताने पर ही उस दिन मुझे पता चला कि उनको स्तन कैंसर था। मेरे एक पसीने की बूंद निकलने पर भी चिंतित रहने वाली माँ अपने इस बड़ी बीमारी को सफाई के साथ छुपा लिए। ऐसा था कि अगर परिवार में कहीं भी कोई छोटी मोटी घटना भी हो जाती थी तो उसे अवगत कराने के लिए माँ 8 महीने ले लेती थी, ताकि बेटी को कुछ तुरंत बताकर उसे कुछ झटका ना लग जाए। इतना मुझे सहेज कर पाला था। मैं भी फूल कुमारी सी ही पली बड़ी थी। मेरा मन उलझ गया था। मैं माँ से पूछा, क्यों माँ तुमने ऐसा किया? मुझे भनक तक नहीं लगने दी। माँ ने तब जाकर बताया कि इसी कारण से 2 साल पहले मैंने तुमसे पूछा कि क्या अम्मा ने मेरे बारे में कुछ कहा? मेरी माँ काफ़ी आध्यात्मिक प्रकृति की महिला थी। आखिर के 17 या 18 दिनों को छोड़कर बाकी ज़िंदगी उन्होंने आराम से काट दी थी। वह हमारे परिवार के कर्णधार थी, चाहे वो एक पारिवारिक कार्यक्रम हो या आध्यात्मिक। इस बीच मुझे अम्मा के 108 मंत्र तमिल में होने के चलते अच्छी तरह से याद हो गए थे। हमेशा मैं इस 108 का जाप करती रहती थी। जब मैं अपनी माँ के साथ अस्पताल में रहती थी तब भी माँ को अपनी गोद में लिटाकर इन मंत्रों का उच्चारण करती ही रहती थी। खाना वगैरह खिलाती, पर कुछ देर में मैं थक जाती। तब भी मुझे आंतरिक एहसास हुआ कि मानव शरीर कितना निर्बल हो जाता है। एक अवस्था के बाद हम अपना नियंत्रण अपने आप पर खो देते हैं। आगे अगले भाग में